जो तुम्हारे सामने डेटा लिखा हुआ है ये रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं डिफरेंट मेटल्स के। ठीक है, मैंने मेटल ही क्यों चूज़ किए क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में तुम्हें यहाँ से मुझे चीज़ बताना है। ठीक है, इधर अगर ढंग से देखो तो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक मेटल्स को अरेंज किया है, सेंटर में हाइड्रोजन को रखा है ताकि तुम्हें यहाँ से कुछ बातें मैं क्लियरिफाई कर सकूँ। पहली जो चीज़ क्लियर होनी चाहिए तुम्हें, दैट इज इसके ऊपर यानी हाइड्रोजन से ऊपर आने वाले मेटल्स, हाइड्रोजन से ऊपर आने वाले मेटल्स जब भी किसी एसिड के अंदर डाले जाएंगे वो हमेशा ही सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। लेकिन ये चीज नीचे वालों के केस में नहीं होगी। ठीक है, यहाँ के जो मेटल्स हैं यानी ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो क्या करेंगे, मेटल जब भी एसिड के साथ ट्रीट किया जाएगा तो एक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा। पहली चीज समझ में आई। मेटल की रिएक्टिविटी को अगर हम समझना चाहें तो ये कुछ ऐसे होता है। अगर तुम लोगों ने, तुम्हें याद हो तो बचपन से तुम लोग पढ़ते हुए आए हो कि अगर तुमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, इसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जिसका कलर ब्लू होता है, उसके अंदर अगर आयरन डाल दिया तो वो FeSO4 बनाता है। क्या बना लेता है? FeSO4। और जिसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। लेकिन कोई सवाल तुमसे पूछे कि CuSO4 की जगह कोई नीचे वाला डाल दो, सपोज करो अगर मैं CuSO4 के अंदर Ag डाल देता तो कोई रिएक्शन नहीं होती, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। रीजन, यहां से ऊपर की तरफ मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ रही है। यहां से ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज हो रही है। क्या दिख रहा है तुमको? अगर तुम AgSO4 अगर बना पाए सिल्वर सल्फेट तो उसके सोल्यूशन में अगर कॉपर डाल दोगे तो भले CuSO4 बन जाएगा, लेकिन CuSO4 के सोल्यूशन में Ag डालोगे तो कुछ नहीं बनेगा। सर हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी क्या हुई फिर? हाइड्रोजन की बिल्कुल सेंटर में, मतलब कॉपर से ज्यादा ही है ना? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन। अब इधर ध्यान दो, मैंने तुम्हें कहा था कि CuSO4 के अंदर Fe डालोगे तो FeSO4 बनेगा लेकिन AgSO4 नहीं बनेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि CuSO4 के जितने भी ऊपर है ये सभी इसको रिप्लेस कर दिया करेगा? करेक्ट। और एक्चुअली होता भी यही है, यही हमारा स्टैंडर्ड डेटा है और यही हमने निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम लोग Fe डाल देते तो FeSO4 बनता है। लेकिन एक चीज और ध्यान दो, अगर तुम FeSO4 के सोल्यूशन में जिंक डाल दोगे तो ग्रीन से क्या पलट जाएगा? व्हाइट में पलट जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर कलरलेस और व्हाइट एक ही माना जाता है। ठीक है, तो ये कैसा कलर, ये क्या बना लेगा? ZnSO4, जो कि कैसे कलर का होगा? व्हाइट कलर का। और ZnSO4 के सोल्यूशन में अगर Mg डाल दोगे तो वो MgSO4 बना लेगा आपकी बात। फर्क इतना सा है कि यहाँ MgSO4 का कलर व्हाइट, इतना सा फर्क है कि MgSO4 का कलर व्हाइट ही रहता है। ठीक है, दूसरी चीज समझ गए। तीसरी चीज को समझो, ये रिएक्टिविटी कैसे मैं डिटरमाइन करती हूँ? भाई रिएक्टिविटी डिटरमाइन करने का एक तरीका होता है। तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो Mg+2 दो इलेक्ट्रॉन्स को खाके Mg में कन्वर्ट हो रहा है और ये -2.36 वोल्ट की एनर्जी दे रहा है। यानी कि तुम्हें क्या करना पड़ रहा है? एनर्जी देनी पड़ रही है इस प्रोसेस के लिए। क्या करना पड़ रहा है? एनर्जी देनी पड़ रही है। इस प्रोसेस के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है इसका मतलब समझना। मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब ऑक्सीडेशन करना अपना। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का मतलब क्या होता है? अपना ऑक्सीडेशन करना। लेकिन यहां तो मैं रिडक्शन करवा रहा हूं। मेटल तो चाहता ही है कि मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं, लेकिन मैं प्रोसेस को ही पलटे जा रहा हूं, इसीलिए मेरी वैल्यू नेगेटिव हो रही है। क्या यहां से बात समझ में आई? अगर
मेटल की वैल्यू नेगेटिव होती जा रही है, इस पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती जा रही है, तो इसका मतलब है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिविटी। देखो मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि उसका ऑक्सीडेशन करने का पावर कितना है। तो अगर तुम देखो तो ऑक्सीडेशन करने का पावर रिडक्शन के ठीक उल्टा होगा कि नहीं होगा? अगर रिडक्शन में इसकी वैल्यू सबसे कम है तो ऑक्सीडेशन तो इसका सबसे ज्यादा हुआ ना। हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था कि अगर ई नॉट रिडक्शन दिया जाए तुम्हें तो वो बराबर होता है ई नॉट ऑक्सीडेशन के, हाँ कि ना? अगर तुम यहां से ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल निकालना चाहो तो ये वैल्यू 2.36 हो जाएगी प्लस की। तो यहां से तुम्हें मालूम चलता है कितना ज्यादा स्ट्रांगली ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाली जो वैल्यूज है इनको देखो, तो यहां तुम देख रहे हो ये प्लस 0.34 है, यानी कि कॉपर रिड्यूस होना चाहता है, सिल्वर रिड्यूस होना चाहता है। क्या बात समझ में आई? सर एक बार आयरन और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल के वाला भी दिखा दें। मतलब कि क्या यहीं पे लगानी है हर बार? नेगेटिव में पोटेंशियल आएगा माइनस 0.4। सर इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं ऐसे आयरन के साथ? सबके साथ। ठीक है, क्या बात समझ में आई? बढ़िया से आ गई। तीसरी और बेहद इंपॉर्टेंट चीज, सबके साथ सर? सबके साथ। तो सब तुम्हें सबके अगर साथ कभी भी एनोड या कैथोड लेना हो, हाफ सेल तो सारे ही हैं, एनोड और कैथोड का सिलेक्शन कैसे होता है किसी स्पॉन्टेनियस सेल के लिए, यानी कि तुम्हें वो सेल कुछ वैल्यू दे सके इलेक्ट्रॉन्स की, वोल्टेज की, उसका सिलेक्शन कैसे होता है? जो भी तुम्हारा नीचे वाला है, यानी कि अगर ये नीचे की तरफ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, क्या अगर ये नीचे की तरफ है, अगर मैं बोलूं तो मैं बेटर वर्ड्स में, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा या कम होगा, उसे हम लोग एनोड पे लेंगे। दोबारा सुनो, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा या कम होगा उसे हम एनोड पर लेंगे। कम क्यों चाहिए? ताकि वो ऑक्सीडेशन कर सके। ठीक है, तो मेरे लिए फेवरेबल सबसे यहाँ पे क्या है, अगर मेरे को सेल बनाना है तो Mg, क्योंकि उसका सबसे कम है। ठीक है, मेरे लिए फेवरेबल क्या रहेगा? Mg। क्यों है अभी समझा भी देता हूँ। ठीक है, और कैथोड किस चीज के लिए नहीं है? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, उसके लिए कैथोड है, उसके लिए कैथोड। तो अगर मैं तुम्हारे सामने दो कंडीशंस रखती हूँ, सपोज करो मैंने तुमसे कहा कि अब मैं सेल क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे बताओ अगर मैं कॉपर और जिंक का सेल क्रिएट करना चाहूं तो कॉपर और जिंक में से कौन एनोड पे जाएगा, कौन कैथोड पे जाएगा? सर जिंक एनोड पे जाएगा, सर जिंक एनोड पे जाएगा, कॉपर कैथोड पे। वेरी गुड, जिंक एनोड पे जाएगा, कॉपर कैथोड पे जाएगा। रिएक्शन पलटो, मैं जिंक और मैग्नीशियम का सेल बनाना चाहता हूँ, बताओ मुझे कौन सर बनाना मैग्नीशियम एनोड पे जाएगा, मैग्नीशियम कैथोड एनोड पे पे जाएगा, जिंक कैथोड पे जाएगा। अगेन मान लो मैं आयरन का और कॉपर का सेल बनाना चाहूँ तो बताओ कौन कहाँ जाएगा? सर आयरन एनोड पे जाएगा, कॉपर कैथोड पे जाएगा। वेरी गुड, आयरन एनोड पे जाएगा, कॉपर कैथोड पे जाएगा। एक और केस ले लेते हैं, मैं मान लो सिल्वर का और कॉपर का सेल बनाना चाहता हूँ, बताओ कौन कहाँ जाएगा? कॉपर एनोड पे, सिल्वर कैथोड पे। कॉपर एनोड पे, सिल्वर कैथोड पे। वेरी गुड। क्या यहाँ से बात क्लियर हुई कि सेल बनती कैसे है हमारी? ठीक है, किसे हमें एनोड पे लेना होता है, किसे कैथोड पे लेना होता है। इस डेटा का फायदा भी दिखा देता हूँ। तो फिर तो हम किसी भी ऐसे दो एलिमेंट, किसी भी दो एलिमेंट्स के बना दो, कोई भी दो हाफ सेल ले लो, बना लो, तुम्हें वोल्टेज कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगी। जैसे अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो, सर फायदा क्या होता है, मतलब उधर कम देने का? मैं समझाता हूँ, इधर देखो, कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बन सकते हैं, तो मैं कुछ को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्यों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इतना बेस्ट मानता हूँ। ध्यान देना, अगर मैं मैग्नीशियम की क्या लूंगा एनोड और जिंक की कैथोड ले लूं तो क्या होगा?
इन दोनों से जो पोटेंशियल बनेगा वो कैसा बनेगा, -0.76 -2.36। इसकी वैल्यू क्या आएगी बता सकता है कौन मुझे? सर इसकी वैल्यू प्लस में आएगी, +3.10। वैसे सर माइनस में, सर पहला तो माइनस है। कितनी वैल्यू मिली? प्लस की 1.60 वोल्ट। मैं इसका सेल बनाना चाहूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी? -0.44 -2.36। इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से जो भी आएगी इससे 1.9 आएगी। ऐसे बढ़ती है। कितनी आएगी? 1.92। 1.92। इससे ज्यादा होगी। मान लो मैं मैग्नीशियम और हाइड्रोजन का SHE बना लेता हूँ, कितनी वैल्यू आएगी? प्लस का 2.36। हाँ मान लो मैं मैग्नीशियम का ही इसके साथ ले लेता हूँ, अब की बार इससे भी ज्यादा 2.4880। मान लो मैग्नीशियम का इसके साथ कितनी वैल्यू? 3.06 वोल्ट पार कर गया। देख रहे हो दुगने तक बढ़ जाएगा लगभग। सिर्फ बदला क्या? एनोड और कैथोड बदल दिया। सिर्फ एनोड और कैथोड बदलने से ही मेरा ये सब कुछ निकल गया। तो सर फर्क क्या हुआ जब हमने माइनस वाले लिया और पॉजिटिव वाले लिया? देख लो फर्क सामने। अगर दोनों माइनस वाली ले ली थी तो इतना तो डिफरेंस वोल्टेज था, कम था। वोल्टेज कम हो गया था। सर लिथियम आयन कैसे बनता है सर? बहुत बढ़िया। लिथियम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो लिथियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सर मतलब कुछ नहीं, और लिथियम मेटल की बैटरी है बस, तो चलती है बस नाम से लिथियम बस बैटरी। इसी तरीके से बनती है सारी बैटरीज। तो अगर तुम्हें पता हो तो तुम्हारा स्टैंडर्ड सेल जो है ना, हाँ। जो घर में यूज करते हो, वो 1.5 वोल्ट की का अमाउंट देता है। सर उसमें होते कौन कौन से मेटल है? अब वो तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा जब सेल पढ़ाऊंगा। लेकिन देखो, बात बताने के लिए, लेकिन समझो, तुम अलग अलग एनोड और कैथोड लेके डिफरेंट वोल्टेजेस प्रोवाइड कर सकते। जो मैक्सिमम ई नॉट सेल बन सकता है ना किसी सेल का, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो मैक्सिमम ई नॉट बन सकता है वो लिथियम फ्लोराइड बैटरी का बन सकता है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन में क्योंकि डिस्कस करेगा। लिथियम की आई थिंक जो वैल्यू होती है वो -3.05 की बस, मैग्नीशियम से तो माइनस ऊपर है। 3.05 की। तो और जो लिथियम से फ्लोरीन कुछ की नहीं वैल्यू था। थी आई थिंक वो 2.93 थी प्लस की। पहले 305 अगर तुम इसे ऐड कर दो तो 5.35 बन गया। 3.05। दिस इज द मैक्सिमम ई नॉट सेल 5.35। तो तुम सोचोगे हमारे घर में 240 वोल्ट का बैटरा लगा हुआ है, बैटरी नहीं देखो, बैटरा ही हो गया पूरा। बैटरी हो गया। तो वो कैसे होगा? सर उसमें इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे। सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो हमने ये चीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी करंट इलेक्ट्रिसिटी में? कि एक सेल है, मान लो अगर ये 0 मान लो ये 1 वोल्ट का अमाउंट देता है तो दूसरा सेल ऐड कर दो सीरीज में तो 2 वोल्ट देने लगेगा, तीसरा सेल ऐड कर दोगे 3 सर वोल्ट एक देने कार की लगेगा, बैटरी कितने और वोल्ट टोटल अगर देखोगे तो 7 वोल्ट 6 वोल्ट का वैल्यू कार की तो बता देते यार। ठीक है। सर कार की बैटरी कितना बनाती है वोल्टेज? मुझे क्या पता कितना बनाने कार से कोई आइडिया नहीं है। सर उन्हें डिपेंड करते ना, हॉर्स पावर जितनी ज्यादा चाहिए सर उससे ये ज्यादा उससे पीरियड वो। उसका पता नहीं कितनी कारों की बैटरी छोड़ के क्या इन्वर्टर समझ गए? तो ये फायदा था मेरा किसका, ई नॉट। Real अच्छा, life एक में और real चीज life देखो। देखा है पता है उसको। एक और चीज, लास्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जो डेटा मिलेगा वो लास्ट पे का बताओ। चूजिंग, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट चूज कैसे किए जाते हैं उसके बारे में समझाओ, ठीक है? ई नॉट रिडक्शन का मतलब क्या है? अगर मैं तुम्हें समझाऊं बढ़िया से तो इधर देखो, इस चीज का मतलब क्या है? ई नॉट ZL प्लस 2, इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हें मैं समझाऊं तो इसका मतलब इसमें क्या कपल है? रिड्यूस होने की क्षमता। यानी ये कितना ज्यादा पोटेंशियल रखता है रिड्यूस होने का। आंसर कुछ नहीं,
ये नहीं होना चाहता रिड्यूस। अगर ये रिड्यूस नहीं होना चाहता तो ये क्या होना चाहता है? ऑक्सीडाइज। अगर कोई स्पीशीज खुद ऑक्सीडाइज होती है तो उसके सामने वाला क्या होता है? ऑलवेज रिड्यूस होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है? सामने वाले को रिड्यूस करने वाला। खुद दोबारा समझ, अपना ऑक्सीडेशन कराना, अपना रिडक्शन कराना एक डिफरेंट चीज है। जब आप अपने लिए कराते हो कोई चीज तो उसे सेल्फ बोलते हैं। अगर मैं बताऊं तो E0 Zn+2 से Zn ये वैल्यू क्या दे रहा है? सेल्फ रिडक्शन की बात कर रहा है। इसकी खुद को रिड्यूस करने की क्या क्षमता है? आंसर है -2.36। लेकिन इसकी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की क्या क्षमता है? अगेन -2.36। सर तू सामने वाले को अभी ठीक है, मैं समझ गया, तो स्टेटमेंट फंस गया, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो? खुद को रिड्यूस करना या खुद को ऑक्सीडाइज करना इस सेल्फ ऑक्सीडेशन या सेल्फ रिडक्शन। लेकिन जब दूसरे को कोई स्पीशीज रिड्यूस करती है या दूसरे को कोई स्पीशीज ऑक्सीडाइज करती है तब वो एजेंट बन जाती है। जैसे अगर मैं खुद LIC ले लूं तो मैं LIC कंज्यूमर बना, लेकिन अगर मैं दूसरे को LIC दूं तो मैं LIC एजेंट क्या मैं LIC ठीक है। जैसे अगर मैं खुद किताब से पढ़ के अपनी नॉलेज को इंक्रीज करूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मैं अगर मैं बताऊँ तो मैं स्टूडेंट, एग्जैक्टली, तो मैं स्टूडेंट, ठीक है, मैं सेल्फ नॉलेज गेनर, मैं अपनी नॉलेज खुद गेन कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं टीचर बन के तुम लोगों को पढ़ाता हूँ तो मैं क्या हूँ? नॉलेज का एजेंट। मैं तुम लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ। तो जब मैं अपने लिए कोई काम करूंगा तो दैट इज सेल्फ। सेल्फ की वैल्यू तुम्हारे सामने लिखी हुई है। लेकिन जब मैं दूसरे के लिए कोई काम करूंगा तब मैं एजेंट बन जाता हूँ। यहाँ से मेरी बात क्लियर हुई? तो सारे नेगेटिव वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। आने वाली कोशिश जब बताऊंगा तब समझ। सर तो फिर कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो ऑक्सीडाइज भी नहीं होते, रिड्यूस भी नहीं होते, ऐसा कुछ सब हो जाते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे बात समझ में? अगर मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं एजेंट हूँ, Agent। अगर मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ तो मैं सेल्फ। ठीक है, अब मेरी बात समझना, अगर इसकी रिड्यूस होने की क्षमता बहुत कम है तो ये क्या होना चाहता है? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज। तो यानी कि इसकी ऑक्सीडाइज होने की क्षमता बहुत ज्यादा है। अगर किसी के रिड्यूस होने की क्षमता बहुत कम है तो उसके ऑक्सीडाइज होने की क्षमता तो बहुत ज्यादा होगी। तो यानी वो खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस। तो मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया क्यों? मेटल्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रीजन वो खुद को ऑक्सीडाइज। तो सिर्फ मेटल ऑक्सीजन सामने वाले से ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, खुद ऑक्सीजन ले लेते हैं। यहाँ हम ऑक्सीजन की बात नहीं करते, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स खुद इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पूरी सीरीज में बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? सर सबसे नीचे वाला, और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ऊपर वाला। तो तुम्हारा फट से आंसर आना चाहिए कि सर देखो, नीचे वाला खुद को ऑक्सीडाइज करना ही नहीं चाहता क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? EU का। तो यानी वो क्या करना चाहता है? खुद को रिड्यूस करना चाहता है। तो सामने वाले को क्या करना चाहेगा? ऑक्सीडाइज। इसको समझना, जितनी पावर से वो खुद को रिड्यूस करना चाहता है ना, उतनी पावर से वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये अगर 1.40 से खुद को रिड्यूस करना चाहता है तो +1.40 से ही तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस पूरी सीरीज में क्या है? ओके, सिल्वर। तो यानी कि नहीं, गोल्ड। तो यानी कि मैं कह सकता हूं, एक बात यहां से क्लियर हुई,
species लेकिन सर हम गोल है तो नहीं। बदले नहीं होंगे। maximum positive E naught। कौन सा वाला E naught? रिडक्शन का। रिलेशन पोटेंशियल are best oxidizing agent। सॉरी ये रिड्यूसिंग एजेंट है सर। species having maximum positive E naught are best oxidizing agent। हाँ सर। तो यहाँ पे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? सबसे नीचे वाले AU। मुझे क्रॉस कर देना चाहिए। और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? MG Mg। -2.3 सर लेकिन आपने इससे ज्यादा बताया भी उसका लिथियम का। मैं बताता हूँ, अभी जो मैंने सीरीज लिखी है उसका उसमें से बता रहा हूँ, ठीक है। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है हमारे पास? Mg। तो इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ? स्पीशीज विद मिनिमम E naught are best reducing agents। जिनका E naught जितना कम उतना बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस सीरीज का जो टॉपर है वो लिथियम है। इस सीरीज में सबसे नीचे जो गिरा हुआ है वो फ्लोरीन है। तो हमारे नेचर में सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग क्लोरीन। फ्लोरीन। सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? और सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ध्यान रखना। सर लेकिन और भी तो मेटल्स हैं 100 तक है। सब है, सब करेंगे, लेकिन मैं बेस्ट की बात कर रहा हूँ। सर ये अब मेरी एक बात समझना जरा। मान लो मैंने कॉपर ले लिया और मैं उससे ऑक्सीडाइज कराना चाहता हूँ। मान लो मैंने क्या ले लिया? कॉपर ले लिया। थोड़ी देर के मान लो मैं उसे ऑक्सीडाइज कराना चाहता हूँ, तो क्या जोड़ दो उसके साथ? इन तीनों में से कुछ भी जोड़ दो, इन दोनों में से कुछ भी जोड़ दो, कॉपर रिड्यूस कर देंगे। उससे ज्यादा पावर का लेंगे। उससे ज्यादा पावर का जो होगा, वो कर उससे देंगे। ज्यादा E naught वाला जो होगा हाँ। वो से रिड्यूस कर देगा, सॉरी ऑक्सीडाइज कर देगा, रिड्यूस नहीं। वो से क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कर देगा। और उससे कम पावर वाला अगर लगा दोगे वो तो से वो reduce reduce कर देगा। ठीक है। तो कॉपर के लिए इस पूरी सीरीज में बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। अब सुनो, अगर मैं तुमसे बात करता हूँ कि एक बार तो मैंने Ag ले लिया कॉपर के साथ और एक बार मैंने Fe+2 ले लिया, हाँ। तो अब मुझे बताओ Fe के केस में कॉपर के साथ क्या होगा? रिड्यूस होगा। रिड्यूस हो जाएगा। Ag ऑक्सीडाइज कर देगा। Ag ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है। अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं, अब जो चीज बताने जा रहा हूँ यही है पूरी केमिस्ट्री का सार। ये आधे के दिमाग में नहीं घुसता, और ये अगर चीज समझ गए ना, तुम समझ लो कि तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब तक जो पढ़ा दिया वो निकाल लेंगे, सफल कर दिया तुमने। कोई चीज किसी में स्टोर की जा सकती है, इसका रीजन समझो, ठीक है। कोई चीज किसी में स्टोर कब की जा सकती है? या उसका नाम रिएक्टिव हो। जब वो रिएक्ट ना करे भाई। हाँ। कोई भी, मान लो तुम्हें अगर मैं एग्जांपल दूं तो तुम्हारी मदर वगैरह आयरन के बर्तन में कभी अचार नहीं रखी थी। हाँ। आयरन के बर्तन में कभी अचार नहीं रखा कर जाता। स्टील के बर्तन में अचार रखते हो, वो रिएक्ट नहीं करता। कॉपर के बर्तन में अचार रखते हो, कुछ नहीं होगा। एल्युमिनियम के फ्लास्क के अंदर HNO3 रख दोगे, कुछ नहीं होता। रीजन समझो, रीजन क्या है, ठीक है। मेटल अगर ऑक्सीडाइज हो गया, अगर मेटल ऑक्सीडाइज हो गया, जो कंटेनर का मेटल है ना, अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया तो उसके अंदर तुम चीज नहीं रख सकते। समझना क्यों? मान लो मैंने कोई मेटल लिया, मान लो आयरन ले लिया, उसके अंदर मैंने एसिड डाल दिया। अब आयरन के साथ एसिड रिएक्ट करना स्टार्ट, आयरन धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होने लग गया। आयरन जो एटम फॉर्म में था, जिसकी वजह से वो सॉलिड में था, उससे कन्वर्ट हो गया, वो सॉल्यूशन में आने लग गया। सॉल्यूशन में क्या हुआ? आने लग गया। धीरे धीरे मेटल की लेयर ही खत्म होने लगी और तुम्हारा एसिड एक टाइम क्या बाद क्या होगा? बाहर आएगा। तो क्या उसमें स्टोर करने लायक था? मोर ओवर उसमें हाइड्रोजन गैस और बनती जा रही है। भाई एक बार को छोटे मोटे कंटेनर में रख दिया, कुछ नहीं,
सोचो बड़े कंटेनर के तुमने एसिड को एयर टाइट पैक कर दिया आयरन के साथ, मतलब वो ठीक है वो तो एक टाइम के बाद ब्लास्ट कर जाएगा फिर तो। कर देते भाई एक टाइम के बाद जब उस फ्लास्क में हिम्मत ही नहीं रहेगी हाइड्रोजन को रोकने की तो ब्लास्ट कर जाएगा और वो बताओ तो। तो हमें तो बड़े बड़े कंटेनर्स में रखना होता है ना एसिड वगैरह को, तो उसके लिए कौन सा मेटल चूज कर सकते हैं ऐसा जिसकी वजह से जो एसिड की वजह से ऑक्सीडाइज तो सर जो ट्रेजेडी होती है केमिकल फैक्ट्रीज में ऐसी ही होती है। ऐसी कुछ नहीं। इतना इतना भाई केमिस्ट है वहाँ पे सारे, वो सब सोच के बैठे हुए पहले तो फिर से। कैसे होती है? हो जाती है कभी कभी इक्विपमेंट में दिक्कत आती है। केमिस्ट समझदार है, इंजीनियर थोड़ी। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में? अगर तुम देखो, अगर H+ को स्टोर करना है एसिड तो ऊपर वाले में से किसी में नहीं करना होगा, क्योंकि ऊपर वाले सारे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। क्या सिर्फ ऑक्सीडाइज करके रिड्यूस करेगा क्या ऊपर वाले के साथ? ऊपर वाले सब इसको रिड्यूस कर देते हैं, सब इसलिए नीचे वाले और खुद को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। वो खुद को उनको चला ऑक्सीडेशन से रोकना है। हाइड्रो एसिड के साथ क्या रहा उसे भाड़ में जाए, लेकिन वो खुद को ही रिड्यूस मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। वो समझ गए? तो ऐसे हम स्टोर नहीं कर पाते चीज़। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे मैग्नीशियम के फ्लास्क में आयरन को स्टोर करना है, मैग्नीशियम के फ्लास्क में आयरन का सॉल्यूशन स्टोर करना है, वो रिएक्ट कर जाएगा। क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ सर, वैसे मैग्नीशियम ऊपर है, जो सामने लिखा है उसके देख के सोचो फिर से सोचो, बट दोबारा क्वेश्चन समझना बहुत। सर मैग्नीशियम अगर चीज को सिस्टमैटिक सोचोगे तो समझ में आएगा, लॉजिक के साथ सोचना समझ में आएगा। क्या मैं मैग्नीशियम के अंदर आयरन का सॉल्यूशन रख सकता हूँ? मैग्नीशियम के फ्लास्क के अंदर कंडीशन क्या थी? जो फ्लास्क है वो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। होगा तो सर बाकी अंदर के सामान कुछ भी होता है। अब इधर देखो, चलो तुमने अपना दिमाग लगा लिया, अब मैं समझाता हूँ। ग्लास ऑक्सीडाइज मैं समझाता हूँ अपना दिमाग लगा। दोनों ऊपर ही तो है। अगर तुमने Fe+2 का सॉल्यूशन रखा है मैग्नीशियम, तो Fe नीचे की तरफ है, क्या बन जाएगी? और मैग्नीशियम ऊपर की तरफ है, क्या बन जाएगा? एनोड। अब ये Fe में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो नहीं रख सकते ना? नहीं रख। मैंने वो जैसे पहले भी बोला था, इसका ठीक उल्टा सोचो, मैग्नीशियम का सॉल्यूशन आयरन के फ्लास्क में, वो भी नहीं हो सकता। रख दो, बिल्कुल रख दो, कुछ नहीं होने वाला। भाई इसको ऐसे समझ, कॉपर सल्फेट था, समझ के तूने कॉपर के बर्तन में जिंक सल्फेट डाल दिया, क्या कोई रिएक्शन होगी? नहीं होगी, कोई रिएक्शन। कॉपर अच्छा हाँ नहीं होगी, लेकिन तूने जिंक के फ्लास्क में कॉपर सल्फेट डाल दिया तो हो जाएगी। फ्लास्क बर्बाद। ठीक है, खेला समझ में आया? क्या है इस चीज को ध्यान रखना, ये मेटलर्जी में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है सीबीएसई का कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में एसिड को स्टोर कर सकते हो, लेकिन और किसी मेटल में नहीं कर पाओगे, एक्सेप्ट मतलब ऐसे जो भी मेटल होंगे जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, उनमें एक लौता एल्युमिनियम ही है जिसमें स्टोर किया जा सकता है। इसका रीजन क्या है भाई? ई नॉट वैल्यू उसकी भी नेगेटिव ही है, पेपर से एक दिन पहले याद लगा। ई नॉट वैल्यू एल्युमिनियम की भी नेगेटिव ही है, तो यानी वो भी रिड्यूस होना मतलब ऑक्सीडाइज होना ही चाहिए था इसमें जाके। लेकिन बात समझो, एल्युमिनियम जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो Al2O3 बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोजन से ऊपर नहीं है, बहुत नीचे है। अच्छा मतलब एल्युमिनियम ऊपर है और एल्युमिनियम Al2O3 ऊपर नीचे है, है। लेकिन Al2O3 तो नीचे है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है उससे। सर ये हमने कहीं और भी पढ़ रखा है ये 11th क्लास में भी था, सर, 10th में भी था। लॉग के एलिमेंट्स। सर देखने में ऐसे कहना हवा मसाइल सब पढ़ रखा है, हमसे ज्यादा आता है इसे। चलो क्या बात समझ में आई? तो मैंने भी 10th पढ़ी। ECS इतनी सी है, सर 3 दिन ले ली। सर हम ये है ECS, ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल। सर हमने उस वाले पढ़ा था जिसमें वो साइकिल्स के ऊपर और वो उनके ऊपर वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाले के साथ में एक बॉक्स में लिखा हुआ था भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्वेश्चन कैसा पूछते हो? जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से तो पूछो। सर क्वेश्चन था ही नहीं है,
रेफरेंस बता रहा हूँ, मत बता, मेरे पास बहुत सारा, 10th में भी था ये। मेरे पास बहुत सारे हैं। सर आपसे भी नहीं पूछा सर, आपको दिल से ना हम के दिमाग पर जाएगा। भाई देखो, एक प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की, वो ना बहुत सारा ज्ञान लेना चाहता है जिंदगी, पर उसे टाइम नहीं पता कब लेना। ठीक है, ये सर अभी क्या बोल कुछ ज्ञान अभी तुम्हारे पास है, वो सोचोगा तुम्हें बचपन में मिल जाता तो बर्बाद हो जाते। बिल्कुल सर। ठीक है, तो हर चीज का एक टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम्हारे पास ज्ञान है कि करमपुरा में घूमना कैसे है, पूरा करमपुरा पता है अपने को। ये ज्ञान तुम्हें 3 साल की उम्र में हो जाता, तुम लोग बाहर निकलते हो जाते। सर पर हम करमपुरा नहीं घूम रहे, हम लोग नए डिस्कवर करते हैं ना अभी तक। चलो, समझ में आई बढ़िया अच्छी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये था पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और मेरे हिसाब से तुम्हें तुम्हारे टीचर इतना बढ़िया। हाँ सर ये बात है, इंटरेस्टेड पढ़ाती है ना, पढ़ते हैं सब एक्सेप्ट करते हैं कि उनको और वो आता है। बड़ करती है, 2 बार खाते हैं। सर एक बात है सर, जब ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइज करने में क्या होता है, नहीं, सर। रिड्यूस करने में क्या होता है, सेक्शन में ऑक्सीडाइज करने में क्या होता है, रिड्यूस करने में क्या होता है, मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। भाई जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वही इलेक्ट्रॉन पकड़ ले जाते हैं। देखो ना, अगर जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तभी तो कॉपर ने पकड़े। ऑक्सीडाइज करने में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जाते हैं भाई, बाहर निकल जाते हैं, रिड्यूस करने में इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। नोट नहीं करना था क्या? ज्यादा अच्छा कर कोई नहीं सर, आप वीडियो में से करके। वीडियो में से नोट कर लेना। ठीक है, हाँ चलो, क्या तुम लोग तैयार हो कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए? सर मैं एक व्यू पहले पूछी थी इसका था। न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट, यहां से न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज पढ़ाता हूं न्यूमेरिकल से पहले, ताकि तुम लोगों को थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, थर्मोडायनामिक रिलेशंस के बारे में बता देता हूं। सुनो, कोई भी चीज होती है वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस एक प्रोसेस के थ्रू। एग्जांपल है, अगर तुम्हें मालूम है तो Fe+3 डायरेक्टली Fe में कन्वर्ट होता है, मालूम है? Fe+3 Fe में भी कन्वर्ट होता है। तो मेरी बात को सुनो, इसका तो पोटेंशियल कुछ और है, लेकिन ये कभी भी तुम्हें एग्जामिनर अगर ऐसे पूछ ले, मान लो कि तुम्हें निकालने के लिए दे दिया क्वेश्चन, मैं तुम्हें क्वेश्चन करा देता हूँ, एक तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, मान लो फाइंड E नॉट Fe+3 से Fe if E नॉट Fe+3 से Fe+2 is equals to कुछ भी मान लो, मान लेते -0.2, और E नॉट Fe+2 से Fe इसे मान लेते हैं -0.28। तो अब मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। तुम कहोगे सर ये पूछा क्या, क्या पूछ लिया? तो मैं समझाता हूँ। सर नीचे वाला तो लग रहा है कि वो, मैं एक चीज बताता हूँ सर 0.4 अपने आप से मानी होती है, मानिए। ठीक है, मेरे पास बुक नहीं है, मैंने डाटा लिखा अभी लिखवाऊंगा, लेकिन मुझे क्वेश्चन समझाना है। हाँ सर समझो जरा, इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझो। यहाँ पर Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी रिड्यूस हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही चल रहा है। और इसका मतलब क्या है? Fe+2 ये Fe रिड्यूस हो रहा है। में कन्वर्ट हो रहा है। तुम्हें ये वाली वैल्यू दी हुई है, ये वाली वैल्यू कितनी दी हुई है तुम्हें? माइनस का 0.44, और ये वाली वैल्यू दी हुई है माइनस का 0.488, और तुमसे निकालने के लिए क्या बोला है? 2672 होगा सर, ये ये वाली वाली। -0.6 कर देंगे ना दोनों को शायद। यहाँ मत कर। हम लोग सोचते हैं कि हम डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे, पर यहाँ एक चेंज है, और तुम ध्यान से देखो। Fe+3 जब Fe+2 में जाएगा तो उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना, लेकिन जब Fe+2 Fe के अंदर जाएगा तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे सर? प्रोसेस लिख के देख ले, 3 से लेकर 2 कितना चेंज? एक इलेक्ट्रॉन का। 2 से 0 2 से 0 कितना चेंज? 2 इलेक्ट्रॉन। सर 1 नहीं वहाँ पे, 1 नहीं वहाँ पे, पागल है क्या? देख मेरा 0 लिखा हुआ साफ साफ।
मतलब कुछ सॉलिड नहीं स्टेट होता का है। जीरो होता है जब याद नहीं है प्योर सब्सटेंसेस का सर आपने वहाँ पे एजुअल नहीं लिखा। ले भाई, हाँ ठीक है। ये पेपर में ऐसे लिख के नहीं देगा। सर वन लिख के देगा, वन लिख के देगा, वन लिख के देगा तो फिर तो वो नहीं देगा ना भाई। वन ही बन अगर जाएगा इसमें ना। कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, अगर मुझे वन लिखना होता तो मैं लिखता इसका, तो फिर उसकी स्टेटमेंट अलग हो जाती है। तो उसकी स्टेट जी अलग हो जाती, तो जीरो लिख। वन और जीरो में फर्क कैसे पता करेंगे? ऑक्सीडेशन समझाए थे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था, बताया था कि नहीं बताया था? अगर प्योर स्टेट में मेटल प्रेजेंट है तो उसकी जीरो होती है। हाँ तुझे क्या दिख रहा है? इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं तो अपने आप क्या मान लेंगे? प्योर स्टेट। फिर क्यों पागल हो? समझना, ठीक है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है? दो एक। एक हाँ एक यहाँ पे कितने का? दो दो का चेंज। तो एक तो तरीका है जो तुम सीबीएसई में करके आओगे, एक तरीका है जो तुम जेई में करोगे। जेई में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुम, ये तो है नहीं कि बैठ जाओगे सब्जेक्टिव लेके, तरीका से बनेगा। यहां से यहां कितना चेंज, कितने इलेक्ट्रॉन्स का? एक वन एक। यहां से यहां कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज? एक वन एक। तुम क्या करोगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 0.44। फोर यहाँ कितने का चेंज? दो। तो टू मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 0.56 0.56 ये बनी। अब इन दोनों को ऐड करो 100 1.00 तो ये कितनी वैल्यू आ गई? 0.56। ये कितनी वैल्यू आ गई? माइनस 0.44। 1.0 हो गई सर। आंसर आ जाएगा माइनस का 1.0। ये तरीका कहाँ लगाना है? जेई के अंदर, जेई में जेई में लगाना है, ठीक है। इसे लैटमीरा डायग्राम बोलते हैं। कौन सा? लैटमीरा डायग्राम। लैटमीरा डायग्राम। लेकिन यही तुम्हारा सीबीएसई में आ जाएगा तो तरीका अलग हो जाएगा। तरीका कैसे? अब यहाँ तुम्हें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि तुम लोगों ने वो नहीं पढ़ा क्या, 11 थर्मोडायनेमिक्स 11th का। तो एक फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये क्या होता है इसका मैं समझाऊंगा भी अच्छे से, लेकिन अभी याद रखो, ठीक है। माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। बस इग्नोर करके यहाँ पे एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एफ क्या होता है? ये तो कल पढ़ा रहे थे सर शायद है ना? फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 96500 होती है। अच्छे फिजिक्स तो तुमको इसमें से और ई नॉट सेल क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, चलो ये वैल्यू याद रहेगी, ये फॉर्मूला याद रहेगा, अपने सामने लिख के रखो, ठीक है। अपने सामने ये फॉर्मूला लिख के रखो। तो अब तक मैंने तुम लोगों को दो फॉर्मूला पढ़ाए हैं खाली, वो दोनों फॉर्मूले मैं ऊपर लिख के दे रहा हूँ। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड। एक फॉर्मूला ये पढ़ाया है, दूसरा क्या पढ़ाया है? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन। सर वो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है ना, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मुझे देना होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो मैं उसे मेंशन करूंगा अलग से। अगर मैंने नहीं दिया तो उसको अपने आप रिडक्शन। सर वो ई नॉट सी के बाद क्या है? ई नॉट माइनस ई नॉट, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कल पढ़ाया था। हां सर चलो इक्वल टू क्या सर? इधर देखो, चलो अब इससे निकालना सीख लो कैसे निकलता सर है। ये नीचे क्या लिख रखा है? 6500 96,500। क्या है? इधर देखो ऊपर वाली वैल्यू Fe plus 2 फैराडे का Fe plus 3 plus Fe plus 2। इसकी वैल्यू डेल्टा जी की क्या है? माइनस का 0.4 इंटू एफ इंटू माइनस का 0.4, करेक्ट।
इसकी वैल्यू क्या है Fe प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Fe। इसके लिए इस रिएक्शन की वैल्यू क्या है डेल्टा G इज इक्वल्स टू -2 into F into -0.28। ठीक है, अगर तुम्हें ऊपर वाली रिएक्शन निकालनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन के अंदर मान लो तुम्हारी रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या है Fe प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Fe। ये तुम्हारी रिक्वायर्ड रिएक्शन है। इन दोनों रिएक्शन से ये कैसे निकलेगी, तो इधर देखो, इन दोनों रिएक्शन से ये कैसे निकलेंगी, ऐड कर दे। अगर तुम इन दोनों रिएक्शंस को एज इट इज ऐड कर दो तो ये निकल जाएगी तुमको। कैसे, जरा 2 दिख रहा है मैंने। Fe प्लस 2 से Fe प्लस 2 कट, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ के क्या बन गया 3 इलेक्ट्रॉन, बचा क्या था Fe, ये इधर Fe प्लस 3। अगर तुम इसकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लिखने जाओगे तो वो कैसे आएगी -3 F E नॉट Fe प्लस 3 से Fe, यही आ जाएगी नहीं आ जाएगी -3 F E नॉट Fe प्लस 3 से Fe, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, यही आएगी सर। -3 Fe मतलब -3 F कांस्टेंट E0 E नॉट हो गया। F एक कांस्टेंट है, ठीक है सर। E नॉट। ठीक है, अब इधर देखो, तुम्हें ये चीज मालूम होगी अगर प्रोसेस को ऐड कर दिया जाए तो रिएक्शन मतलब एनर्जी भी ऐड हो जाती है, इतना तो पता होना चाहिए। प्रोसेस अगर ऐड होगा तो रिएक्शन एनर्जी भी ऐड हो जाएगी। भाई मैं इधर धक्का मार रहा था, ये 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, मैंने एक और धक्का मार दिया तो 20 से चलने लगे, सिंपल। तो प्रोसेस की भी एनर्जी ऐड हो जाती है। ओके, तो इन दोनों का सम मिला के किसके बराबर है, इसके। तो ये वैल्यू कितनी है 0.44 F, बोलो ये वैल्यू कितनी है 0.56 F। तो देखो माइनस का 3F E नॉट, मैं E नॉट ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाली वैल्यू इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड किया तो कितनी आ गई 1.00 1.00 F ये आ गई। यहाँ से तुमने 3F को F भी रहेगा, इससे ये कट 3 को यहाँ नीचे ले जाओ, सर ये प्लस की वैल्यू आएगी, तो यहाँ से E नॉट की वैल्यू तुम्हें क्या मिल जाएगी -0.3। अच्छा हाँ, मेरे से पिछले क्वेश्चन में गलती हो गई थी, वहाँ मैं 3 डिवाइड कर रहा था। ओके, जो मैंने E नॉट निकाली थी पीछे वैल्यू लेट में डायग्राम से, वहाँ मैं 3 से डिवाइड करना भूल गया। ओके, तो एग्जैक्टली वैल्यू यही आएगी, क्वेश्चन करूँगा आ जाएगा। ये गलत बात होती है। अब हाँ, तुम्हारे सामने होना चाहिए सब कुछ, बस एक बार। सर पिछले वाले क्वेश्चन में कहाँ डिवाइड करना था? 3 से डिवाइड करना था, तुम बोले -3 से डिवाइड करना था, लेकिन 0.33 को। सर एडिशन के बाद समझाना आपने क्या किया है वहां पे आपने देखो मैंने एडिशन किया, रिएक्शन की एडिशन की, एनर्जीज का भी क्या होना था एडिशन होना था। इस एनर्जी के बराबर ये एनर्जी इसका सम होगा कि नहीं होगा, तो यानी इसका इसकी जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। इन दोनों का सम कितना आता है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट उधर लिखा F, क्योंकि दोनों कंडीशंस में तो F भी लिखा, तो -3F E नॉट सेल ये कितने के बराबर हो गया था 1.00 F के, आगे ना बोलो F होती है इसकी पैरेंट लगा हुआ भाई, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, F से F काट दिया, बोलो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को ये वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, और क्वेश्चन में देखो यही तो निकालने के लिए बोला था। अच्छा तो हम इससे निकालते हैं। समझ गए सर जो आपने पहले तरीका कराया था उसमें 3 कहाँ था, लेकिन मैं समझा, पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया, बराबर एकदम बढ़िया से बराबर, ठीक है। पहला तरीका कराया था तो उसमें 3 कहाँ था, समझो पहला तो लाइट में डायग्राम था, इसमें 3 है, इधर देखो ठीक है। यहां मैंने क्या किया था 1 into
-0.44 आ गई ना। यहाँ मैंने क्या किया था 2 इंटू -0.28 आ गई ना। हाँ यस सर। लेकिन यहाँ मुझे क्या करना चाहिए था 3 इंटू E0। क्या चीज? 3 इलेक्ट्रॉन बेसिकली है। ये जो वैल्यू आती इन दोनों को ऐड करके कितने आती माइनस का 1.00, ये 3 डिवाइड होते हैं। चेक 3 इलेक्ट्रॉन बेसिकली 3 लिखा 3 वो कहाँ से आया? 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ ना। तो लैटिमेट डायग्राम बेसिकली लिखना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज्ड मल्टीप्लाई बाय उसका पोटेंशियल। मान लो मेरे को गिवन नहीं था तो मैंने इसकी पोटेंशियल की वैल्यू सीधे यहाँ। ओके चलो समझ में आ गया। अब बढ़िया से अब क्वेश्चंस करेंगे। अब मेरी कहानियां खत्म, अब करेंगे क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन बोर्ड में नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं क्वेश्चंस बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। तो मैं एक बार तुम लोगों को फिर से रिवाइज करा देता हूं। मैंने कितने फॉर्मूला कुछ कराए हैं। मैंने पहला फॉर्मूला कराया था E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0। अब जो मैं कर इसके बाद जो मैंने कहा था वो निकाला था डेल्टा G बराबर माइनस NF E0 सेल। ओके देख लिया, ये दो फॉर्मूला कराए थे। मैं अगर इसको यहां बना देता हूं, ऐसा करके सेल को बना देता हूं तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। कैथोड वो वाला है, एनोड ये वाला। ठीक है, पहली चीज समझे। दूसरी चीज समझ लो वो ध्यान से, मैं मजाक नहीं करता। दूसरी चीज सेल की एक और रिप्रेजेंटेशन होती है, एक और तरीके से भी कर सकते हैं। मान लो मेरे ये जो प्रोसेस था ना Zn plus 2 sorry Zn plus Cu plus 2 gives you Zn plus Cu Zn plus 2 plus Cu। ये प्रोसेस था। जो सेल बनाया था उसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, जैसे ये सेल ऐसा बनाया था ना, कॉपर की रॉड इनकी रॉड इधर उधर की कॉपर की थी और यहाँ था सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, पहले से रिप्रेजेंट कैसे करता है समझना। पहले तो एनोडिक चेंज लिख दो। एनोडिक चेंज क्या है, Zn से लेके Zn प्लस। Zn+2 क्या लिखा, Zn Zn+2 प्लस 2। फिर Cu+2 फिर लिख दो कैथोडिक चेंज, यानी Cu प्लस 2 Cu+2 Cu और बीच में क्या लगा दो डबल डेल्टा यानी कि सॉल्ट ब्रिज। मैं ऐसे में रिप्रेजेंट करूंगा सेल। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई। अगर मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो मतलब ये प्रोसेस इधर से इधर जा रहा है, ये प्रोसेस इधर से इधर जा रहा है। अगर मान लो कभी मैंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ये लिख दिया है Zn+2 से Zn, तो वो इधर से इधर जा रहा है, तो इधर से इधर जा रहा है। रिएक्शन पता है अभी भी यही है, लेकिन रिएक्शन मैंने पलट के लिखी है। तो तुम क्या कहोगे, सर रोटेशन गलत है, तो तुम उसे अपने आप करेक्ट करोगे। ठीक है, नहीं सर आप करेक्ट नहीं देना समझ गए। सर लिटरली इधर नहीं आया। ध्यान रखना, जेई बहुत खेलता है इस चीज में। वो तुम्हारी बस नजर का धोखा करवा देता है, तुम्हारी थोड़ी सी नजर फ्री, क्वेश्चन गलत। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करो। 5 बज गए। एक तो क्वेश्चन करो जल्दी से। लाजिम क्या कहते हैं आपको मैं तो आते हैं भाई अपनी बुक खोलो फटाफट, अपनी बोला है मैं नहीं लाना। और एक मेरे को दे दो। नहीं सर ये वाली वो एक एक सेकंड पेज नंबर क्या है सर 70 कल की क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखना। आज कल की पूरी क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस है। भाग जाए मार खा कल कितने बजे से इसी टाइम ना कल हमारे को किस टाइम सर नर्स की क्वेश्चन क्या होती है? जब पढ़ाऊंगा तो पढ़ लियो। मेरे को ऐसा लग रहा है यही होती है। अभी इसके अंदर बहुत कुछ चेंज करना बाकी है। चेक कर लिया अबे कोई मैन चीटिंग मीटिंग में भरोसा नहीं हो रहा भाई। लैपटॉप कोई बैठो कल से कोई आंसर नहीं भेजता, एंड टाइम में भेजते सारे। हां ठीक है, क्वेश्चन करो। इंग्लिश का आंसर मैंने खुद ढूंढ के भेजे थे, वो किसी ने भेजे नहीं थे मुझे। Calculate E0 मैंने पता है गुना में लिखे थे सेल और ई को मैंने पढ़ी नहीं मैं बना ओ इधर कैलकुलेट ई से पढ़ो
माइनस है वो। अगर प्लस से गिनती है तो माइनस में आ जाएगा। तो वो पी क्या लिख रखा है? पीटी प्लैटिनम। कॉमा पीटी क्या लिख रखा है? वो हो गया ना प्लैटिनम ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया है। मैसेज यार काफी है। सर ने एक दो बोला है। एक दो ही प्लस करेंगे दो बस। तीन एक या दो तुरंत वैल्यूज तुम्हारी बुक के अंदर है। वैल्यू समझता है कितने का ई नॉट की वैल्यूज तुम्हारी बुक के अंदर लिखी हुई हैं। कैथोड को चूज करो, एनोड को चूज करो, उसकी वैल्यू लिखो, फॉर्मूला लगाओ। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अभी तो मैंने सिंपल दिया है, अभी घुमाया है नहीं क्वेश्चन को कुछ भी। दूसरा दिख रहा है ये कोल्ड ड्रिंक ही निकाल लो तो मुझे तो लग रहा था स्प्राइट की बोतल में पानी भरते हैं हमारी तरह। सर आप भी आ गए हमने लास्ट की हमारी जल्दी वैल्यू सर ये प्लैटिनम काम करते हैं फर्स्ट वाले में कुछ ये आई है वो ये है। बस पहले में ए है ये तो कुछ होता भी नहीं। कोई काम नहीं है। ये लो प्लेट में बना दिया। अब ठीक है, तुम्हारा पहला सेल ये रहा। पहले सेल की वैल्यू निकालो जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी निकालोगे उतना जल्दी छूट देगा। ये तो बताओ क्या है। भाई ढूंढो वैल्यूज और क्या। क्लोरीन की निकालनी चलो तुम्हारी क्लास का टाइम है ना अगली। सर ये मतलब सर जितना अभी करे तो 5 बजे से पढ़ाओ 20 मिनट अभी और। अभी है हाँ क्वेश्चन कर रहे हैं हां सर अब भी सर हम आगे टीम क्या हुआ वो फोटो खींच के क्वेश्चन लिख लेना। 20 मिनट है तेरे पास अभी। अच्छा तो अभी करूँ ना बस क्लिक ले रहा और कुछ नहीं करता। कैसे बाल से बदल होता है कुछ ऐसा हो गया तभी के साथ नहीं मेरे को हल्के में ले रहा है। चलो उठा ले चलो लेगा तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा इससे तो जल्दी क्वेश्चन स्टार्ट करो। वैल्यूज तुम्हारे सामने है। एनोड का थोड़ा चूज करना सिखा चुका हूँ, ठीक है। सर अगर आपने सारे सही लिखे जैसे तो इजी है भाई मैंने सारे सही लिखे। हो सकता है तुम्हें थर्ड के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन बाकी सब में एस्टिमेट करना है। पहले दो तो फिर थर्ड तो डूब जाएंगे तब पहले के 1.1 1.2 लिखते जाओ, अपने अपने आंसर लिखते जाओ, चेक कर लेंगे। इसमें तो एक ही देंगे रखी पीछे ये ना एलिमेंट नहीं हुआ तो रहेगा ही है एनोड में से कैथोड माइनस करना है कैथोड से एनोड तो 0.22 पहले में तो इजी है नहीं क्या हो गया कि सुन रहा है जल्दी करो यार। सर ये तो नीचे कैसे आ गया लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ऊपर होता है क्वेश्चन सही लिखो, बिल्कुल सही लिखो। क्लोरीन गैस है।
सर सही नहीं लिखा वो लिखे ना गलत लिखा है तो बताइए CU की क्या है, मेरे को समझ नहीं आई। 0.22 है, 0. जैसे लिख गया तो लिख गया नीचे वाले में 17 वाले को माइनस में। देखो तुम लोग सीरियसली नहीं पढ़ोगे तो मैं भी सीरियसली नहीं पढ़ूंगा। सर करते हैं अच्छे से करो, कोशिश करो, ट्राई करोगे ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा ना। गलत करने के बाद में थोड़ी नहीं करोगे तुम। सर आपने बताया था पॉजिटिव वाला एनोड होता है कैथोड पे, नेगेटिव वाला एनोड पे। सर वो पहले इसमें जो लिखा हुआ है ना उस हिसाब से चूज करोगे, जो आगे लिखा हुआ है ना उस सर थर्ड में AgCl में पहले वाले AgCl में डेडली नहीं है ना, AgCl है ना। जो आगे लिखे वो AG एनोड स्लैश तो थर्ड में आ सर गया फिर उसके बाद वाले में क्यों नहीं है डेडली? समझ नहीं आया था थर्ड वाला छोड़ बाकी सब करो। बाकी सब करो। थर्ड वाला नहीं होगा ना, बाकी सब करो। सर तो AN3 प्लस एनोड है भाई जो आगे लिखे हुए वो एनोड है, पीछे लिखे हुए कैथोड है। किसी की वैल्यू नेगेटिव भी आएगी, किसी की वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी, ठीक है। लेकिन तुम्हें बस निकालनी है आंसर सारे। कैसे निकालते हो तुम्हारी घटना। वे 50 से 50 कितनी है वैल्यू? 1 अपना क्वेश्चन तो वो तो आपने पहले बता रखी है। उसको भी करने में अपने इंग्लिश में किसी बातें करते हो अपना क्वेश्चन खुद कर। सर कितने में से लेंगे आप पास? अरे सर समय को क्या रहेगा? 17 सर देखो अपने सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि लोग बाद में देख सकें। ये मेरे को देखते ही कोई कुछ नहीं करता, उनको कोई टास्क दे दो। अगर वही है कि ये स्पून फीडिंग में है, जब तक कराओ खुद से करवा रहे हो तो ये करेंगे, उनके ऊपर छोड़ दो तो ये नहीं करेंगे। छोड़ कौन रहा है, तभी तो पकड़ रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि ये इनके दिमाग में भी ये चल रहा है कि इस बार भी बोर्ड ऐसे ही निकल रहा है। नहीं निकलेंगे। हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा तुम्हारा इवन बहुत टफ होने वाला है। ये नहीं चल रहा तुम्हारा बहुत इवन टफ होने वाला है। पिछले साल उन्होंने लिया नहीं, 19 का इजी बना दिया। तो सर हाँ 19 का इजी बना दिया। सर उनमें सारे तो बच्चों की ऐसे हुए थे, कह रहे थे वो लोग सर फिजिक्स में हो रहे थे वो लोग। भाई वो हर साल होते हैं, ये भी सच है। हर साल फिजिक्स में होते हैं। तो इस साल भी निकाल लेते ना, फिजिक्स में ही हो रहे होते हैं। वैसे बच्चे टॉप कर लेते हैं, हैं? इसमें बच्चे टॉप कर देते हैं। 195 मेरी आई थी। आप बोल रहे और फिर भी मैं रो रहा था। कितनी आई थी आपकी? 95। सिर्फ कौन से सन में? कौन से सन में? ये आपने 18 में बोर्ड दिया था। हाँ और 21 में देखिए 3 साल का बड़ा और आपकी ग्रेजुएशन हो गई 3 साल की हो गया। बढ़िया, स्मार्ट हो गया। चलो आओ तुम्हारी स्मार्टनेस देखते हैं। सर अभी थोड़ी सी सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। हाँ तुम्हारे मौका मिलना चाहिए, लेकिन पहला आंसर सबने निकाल लिया हुआ है मेरे हिसाब से। एटलीस्ट बुक दे दो इधर। अब पता नहीं मेरी आंखों से मैंने गलत वैल्यूज पढ़ ली हो तो। ये धोखा बना दी है। ये चीटिंग नहीं थी भाई। सर उसके अच्छा इधर देखो, चलो ये बात तो मालूम है ना कि आगे लिखा हुआ एनोड है, पीछे लिखा हुआ कैथोड है। ऑर्डर हां ये क्या है? एनोड। ये क्या है? कैथोड। इसकी वैल्यू कितनी है? 1.21 एल्युमिनियम +3 वाली की
अच्छा नेक्स्ट टोटल माइनस 1.66 वेरी माइनस का 1.66 इसकी वैल्यू कितनी है 2.8 2.87 और शिट यार जरा निकाले आंसर सर 4.5 फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं ई नॉट सेल E0 बराबर ई नॉट कैथोड माइनस E नॉट वेरी गुड वैल्यू पुट करके देख लें यस सर तो ई नॉट सेल यहाँ से कितना आया 1.6 कैथोड की वैल्यू 2.87 एनोड की वैल्यू वेरी गुड 1.66 आंसर 6 और 7 6 ना 6 7 13 1 8 6 14 1 15 पॉइंट 4.53 क्या आंसर ठीक है हाँ Very good. यस अगला 2 मिनट जल्दी सर निकाल लिए माइनस बताओ। 0.18 दोबारा माइनस का नहीं है यहाँ से निकाल हैं कॉपर प्लस 2 से कॉपर है देखो इतना तो याद हो जाना चाहिए अब तक ये 34 है और ये 54 तो माइनस नहीं होगा और ये कितना था? पावर माइनस 34 Cu प्लस वाला 0.52 पावर माइनस 34 0.52 कैथोड की वैल्यू ज्यादा है या एनोड की वैल्यू ज्यादा कैथोड की कैथोड की ज्यादा तो यानी कि पॉजिटिव में आएगा सर तो वही तो बोला 0.18 ई नॉट सेल कितना आया 0.52 माइनस 0.34 कितना 0.18 पक्का हाँ ठीक है 0.18 तुम्हारा ही मान लो स्टार लगा दिया ये स्पेशल था स्पेशल तो समझाऊंगा उसमें आपने गलत लिख रखा है अगला Fe प्लस 3 गलत हमें लग रहा Fe प्लस 3 से Fe सर एक सेकंड करने दे वाला सर टाइम प्लीज 0.2 यार Fe प्लस 3 से Fe नहीं दिया वो इसे Fe प्लस 2 का ये वैल्यू नहीं दी बुक के अंदर ही अरे इनिशियल दे तो रखा उसमें तो ये क्या है एनोड वैल्यू कितनी है 0.77 चेक कर लो सर हाँ सर 0.77 है ठीक है Ag से Ag प्लस की वैल्यू कितनी है 0.8 है शायद देखना 0.8 कैथोड ज्यादा या एनोड ज्यादा अब इधर देखो कैथोड का कैथोड ज्यादा या एनोड ज्यादा कैथोड कैथोड तो वैल्यू ई नॉट सेल की 0.03 पॉजिटिव 0.03 यहाँ से ई नॉट सेल कितना आ जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.03 क्या ये वैल्यू सफिशिएंट है आंसर है नहीं क्या इतनी वोल्टेज से कोई काम चला लोगे कुछ भी चलेगा नहीं पर आंसर कैसा है पॉजिटिव तो यार ये प्रोसेस तो प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस है अपने आप हो जाएगा अगला क्वेश्चन अरे मूर्खों माइनस का 0.76 0.80 किसी को ना आया हो अब तक तो वो अपने कानों का इलाज करे ये था ये था लिया था सबके सही है सर लास्ट वाला अच्छा ठीक है लास्ट वाला माइनस में नहीं हुआ लास्ट तो पहुंचने में ठीक है बता लास्ट वाला माइनस क्यों होगा भाई कैथोड माइनस एनोड यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर अब स्पेशल केस स्पेशल केस स्पेशल इसमें कुछ नहीं है इसकी रिप्रेजेंटेशन स्पेशल है इसमें खाली रिप्रेजेंटेशन स्पेशल है एक बात को ध्यान से समझना अगर ऐसा कभी सॉल्ट आ जाता है ना तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना वैसे मैं तुम्हें अगर बता दूं बढ़िया से रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होती है तुम्हारा जो सेल होता है ना उसके अंदर एक सॉलिड की सरफेस जरूरी होती है कंडक्शन के लिए पढ़ाया है तो जब तुम इस सेल को ऐसे लिख रहे थे Zn से Zn+2 कॉपर +2 से कॉपर तब तक कोई दिक्कत नहीं थी क्यों यहाँ पे जिंक है सॉलिड सपोर्ट के लिए यहाँ पे क्या है कॉपर है सॉलिड सपोर्ट के लिए लेकिन याद करो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखा था कुछ ऐसा से बना दिया था Zn से Zn+2 से कर दिया था डबल सॉल्ट सॉल्ट सी F- से F2 और यहाँ मैंने प्लैटिनम लिखा था कि नहीं हां तुमने पूछा था ये क्यों लिखा हुआ है लो सरफेस था ये सॉलिड सपोर्ट के लिए लिखा हुआ है समझे इसका कोई फंक्शन यहाँ पर नहीं है ये बस क्या लिखा हुआ है सॉलिड सपोर्ट के लिए और दूसरी चीज और बताता हूँ ये जो प्लैटिनम है ना वही बताता है कि प्रोसेस हो गया है अगर ये प्लैटिनम लेफ्ट में लिखा हुआ है सबसे कोने में लिखा हुआ है तो ये रिडक्शन है 100% रिडक्शन है समझना जरा इस चीज को मैं जो कहना चाहता हूँ
अगर मैंने तुम्हारे सामने ये लिख दिया ना PT F माइनस F2 PT F2 चलो और यहाँ शॉर्ट ब्रिज लगा दिया, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन, और मैं इसे ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं इसे ऐसे अब तुम कहोगे सर ये करवा क्या रहे हो आप, तो कहाँ से समझ नहीं ये आया। तो 0 है, ये -1 है, हमें तो साफ साफ दिख रहा है ये रिडक्शन हो रही है, हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये ऑक्सीडेशन ही है। रीजन मैंने प्लैटिनम का लिखा है, समझे? जब नेगेटिव एनायन गैस के केस होते हैं, नेगेटिव एनायन गैस, तब वहां पे प्लैटिनम का यूज किया जाता है और वहां पे प्लैटिनम बताता है कि प्रोसेस कौन सा है। ओके, तो कुछ बच्चे इसमें रिएक्शन क्या भेड़ के आ जाएंगे, F2 से F माइनस जा रहा है, ओ इलेक्ट्रॉन तो निकलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और यही बोल सकते हैं करवा देंगे अपना। भाई F2 0 में है, वो माइनस में भी जा रही है, इलेक्ट्रॉन भी निकाल रही है, संभव है? पॉसिबल है क्या कि कोई चीज नेगेटिव में जाने पर इलेक्ट्रॉन निकाल दे? भाई कोई चीज मान ले कि तू एनर्जी मतलब तेरे पास Fe है, आयरन है, क्या ये पॉसिबल है कि आयरन अपने आप को जब ऑक्सीडाइज करेगा तब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा? मालूम है हमें, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि Fe+2 खुद को तो रिड्यूस करे ही करे 2 इलेक्ट्रॉन लेके, और वो 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल भी दे? पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर मेरे को रिड्यूस होना है तो मेरे को इलेक्ट्रॉन खाने हैं, मैं इलेक्ट्रॉन दे कैसे सकता हूँ रिड्यूस होने के लिए? फिर तो हमारी डेफिनेशन बदल जाएंगी। तो ये रिडक्शन है सर, ये कहते हैं redox reaction नहीं हुई तो ऐसा ही वो वाला केस जो लिखा था ना मैंने, वो एक स्पेशल केस था। सुनो इधर, यस सर, अभी जो लिखा था ना वो एक स्पेशल केस था। कैसे? एक्चुअली जो प्रोसेस है वो ये है, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cl माइनस और Ag प्लस Ag। तुम्हें क्या दिख रहा है? Ag यहाँ पे कैसी स्टेट में था? AgCl में है, यहाँ पर Ag+1 में है, यहाँ पर Ag 0 में है। अगर तुम इस रिएक्शन को लिखना चाहोगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एडिशन हो रहा है। हाँ। तो ये कैसी रिएक्शन है? रिडक्शन की रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि भाई ये AgCl से Cl माइनस बन रहा है और Ag बन रहा है, 8 बजे बोला था मैंने उसको। वो अपना आंसर गलत कर लेंगे। क्यों? मैंने क्या बताया था कि सॉलिड सपोर्ट होना चाहिए, AgCl तो पानी में घुला हुआ है, खुल जाता सर। थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, पर सॉल्ट है ना, तो इसको ऐसे ना लिख के इसे ऐसे लिखना चाहिए। समझे? तो यहाँ के लिए तो प्रोसेस बिल्कुल ठीक लिख दिया तुमने। अभी समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? अगर आपने पहले क्वेश्चन लिखा था तो आपने अब इधर देखो जरा, बीच में स्लैश इधर देखो, प्रोसेस कैसा लिखा हुआ है, रिडक्शन का, लेकिन दिख कैसा रहा है, ऑक्सीडेशन जैसा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिखा है। ठीक है? अरे छोड़ो यार, तुम सही हो तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे पास ऐसा केस आएगा, तुम्हारे जो कराया था वही आएगा। ये अच्छी बात है। ये क्या बात होती है? नहीं समझ पाओगे मेरे हिसाब से, तुम लोगों का लेवल अभी है नहीं इतना सोचने का। तुम नहीं, लोग चाहते हो ये सब तुम्हारे, ठीक है। सच में सर सही कह रहा है, तुम्हारे मुंह में चम्मच दे दो, यही करना चाहते ये हो। सब सर ठीक है, पता आपके सामने सोचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, समझने की